हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बेसिक सेमेस्टर सेकंड की सब्जेक्ट बॉटनी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसके मॉडल पेपर के बारे में। तो ये है हमारे जो है बीएससी सेकंड सेम बॉटनी का सिलेबस, जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड पूरा वनस्पति विज्ञान से, जिसमें हमारे पास में कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है, 5 यूनिट्स। इन 5 यूनिट्स में आपका जो पेपर रहेगा वो दो पार्ट में रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन का आंसर कितने वर्ड लिमिट में देना है, 30 टू 50 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, 30 टू 50 वर्ड्स में। ये जो 10 क्वेश्चन है वो आपको इन 5 यूनिट में से देखने को मिलेंगे, जिसमें से पर यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने, 2 क्वेश्चन। यानी कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 से फर्दर 3, 4 एंड 5, यानी कि पर यूनिट से आपसे 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 यूनिट है तो टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10। देन बात करें हम पार्ट बी की। कितनी, पार्ट बी की, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस में आपको पर क्वेश्चन के पास एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अथवा में आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। यानी कि जो पार्ट भी है उसमें यूं तो 10 क्वेश्चन होंगे, बट आपको उन 10 में से केवल 5 क्वेश्चन करने हैं पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे पास में 5 यूनिट्स है, तो इन्हीं 5 यूनिट के जो है पार्ट बी के अंदर पर यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहेगा। आपको उन क्वेश्चन का आंसर जो है 300 टू 500 वर्ड्स में देना है। कितने वर्ड्स में, 300 टू 500 वर्ड्स के अंदर देना है। देन बात करें हमारे इसके अंदर जो है नंबर की, तो देखो जो पार्ट ए रहेगा उसके अंदर जो है कितने क्वेश्चन है हमारे पास में, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो 10 इंटू 2, यानी कि जो है पार्ट ए है वो हमारे 20 जो है मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का, 20 का। एंड देन बात करें हम पार्ट बी की, तो इसमें हमें कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 5। कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 5। पर जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 10 नंबर का। कितने, 10 नंबर का। यानी टोटल कितने नंबर का हुआ पार्ट बी, 50 का। कितने का, 50 का। यानी कि जो हमारा सेकेंड सेम का पेपर रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, 70 का। कितने का, 70 मार्क्स का। जो किससे रिलेटेड रहेगा, यूनिट 1 जो है ब्रायोफाइटा, देन इसमें प्लियोबॉटनी एंड टेरिडोफाइटा किसमें, यूनिट सेकंड में। थर्ड में हमें जो है टेरिडोफाइट के ही जो सदस्य हैं लाइक लाइकोपोइडा, स्पेनोफाइडा, टोरोफाइटा, इनके बारे में पढ़ना है। फोर्थ में हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ में हमें इसकी जो कुछ सदस्य है फेडरा, इनके बारे में। एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ना है। फिर बात करते हैं हमारे सेकेंड सेम के मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हमें पार्ट ए में 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि पर यूनिट से 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों कहते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है दो आपके यूनिट फर्स्ट के हैं, किसके, ब्रायोफाइटा के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ब्रायोफाइटा को उभयचर पौधे क्यों कहते हैं। किसके, प्लांट जगत में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको उभयचर पौधे क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो जनरली जो ब्रायोफाइट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। बट इनको जो है रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता भी पड़ती है। दैट्स व्हाई ये जल और स्थल दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उभयचर पौधे कहा जाता है। तो देखो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये स्थल पर उगते हैं, परंतु निषेचन के लिए इनमें क्या है, जल अनिवार्य है। इनमें सहवन उत्तक नहीं होते, किनमें, ब्रायोफाइट्स के अंदर। इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इनके अंदर जो है जल शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु तक पहुंचने के लिए किसमें गति करते हैं, तो जल
के द्वारा गति करते हैं जल के माध्यम से, इसीलिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। इस प्रकार ये स्थल और जल दोनों के गुण दिखाई देते हैं किनके अंदर? ब्रायोफाइट्स के अंदर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर। किसका उभयचर कहा जाता है? पादप जगत के उभयचर के रूप में ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फुट और सिटा क्यों नहीं होते हैं? किसका क्वेश्चन है? हमारी जो यूनिट 1 है उसका सेकंड क्वेश्चन है कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फुट और सिटा क्यों नहीं होते हैं? तो इसका एग्जांपल आंसर है, रिक्सिया ब्रायोफाइट का सबसे सरलतम सदस्य है। इसका स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल तक सीमित रहता है। कहाँ तक सीमित रहता है? केवल और केवल कैप्सूल तक। और ये कंप्लीटली जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उस पर आश्रित होता है। जो इसका कैप्सूल होता है वो थैलस के अंदर ही धंसा रहता है। फुट का कार्य क्या है? पोषण के लिए। एंड सीटा का कार्य है बीज में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए। बीजाणु प्रकीर्णन के लिए जब कैप्सूल थैलस के अंदर ही है, तो ये कह रहा है कि रिक्सिया में कैप्सूल थैलस के अंदर ही पड़ता है, तो पोषण के लिए फूड की आवश्यकता नहीं, न ही बीजाणु प्रकीर्णन के लिए सीटा की आवश्यकता पड़ी। सारा कार्य इसके थैलस के अंदर ही हो गया, तो सीटा की भी नीड नहीं है, न ही इसमें फूड की नीड है। और जो पोषण है वो थैलस की सतह से ही इसने प्राप्त कर लिया। किसने? रिक्सिया ने। इसीलिए रिक्सिया के अंदर फूड और सीटा जो है यूज नहीं होते हैं। इसलिए कह रहा है पोषण सीधे सतह से मिलता है, इसलिए फूड भी विकसित नहीं होते हैं। यानी कि रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फूड और सीटा क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसकी नीड ही नहीं रहती है, क्योंकि कैप्सूल थैलस में ही होता है, उसी थैलस के अंदर ही बीज का प्रकीर्णन होता है और थैलस की सतह से ये क्या कर लेते हैं? पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इसमें फूड और सीटा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करें हम अपनी यूनिट सेकंड जो है प्लियोबोटनी और टेरिडोफाइटा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? प्लियोबोटनी एंड टेरिडोफाइटा से। उसमें जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, पेट्रिफिकेशन और इम्प्रेशन में एक मुख्य अंतर बताइए। किसमें? पेट्रिफिकेशन और इम्प्रेशन में एक मुख्य अंतर आपको बताना है। तो देखो, अगर आपको अंतर को पूछे, एक अंतर के बारे में पूछा है तो आप सीधे ही लिख सकते हो। एंड अगर आपको कहे कि आपको ज्यादा डिफरेंस बताना है तो मेक श्योर आप उसका आंसर टेबल बना के ही दो। देखो, फिर इसका आंसर है पेट्रिफिकेशन में पौधे के रिक्त स्थानों में क्या होते हैं? सिलिका, जो रोम पाए जाते हैं उनमें सिलिका जैसे क्या भर जाते हैं? खनिज लवण भर जाते हैं। और इसके कारण इसकी जो कोशिकीय संरचना होती है किसकी? पौधे की, वो क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। ये त्रिविमीय जीवाश्म होता है। कौन? जो पेट्रिफिकेशन होता है वो। जबकि इम्प्रेशन में पौधे का भाग क्या होता है? केवल कीचड़ पर अपनी जो है इम्प्रेशन या फिर क्या कहते हैं छाप छोड़ देता है। इस कारण पौधा क्या होता है? नष्ट हो जाता है और केवल बाहरी आकार की द्विविमीय छाप बचती है। किसमें? इम्प्रेशन के अंदर। एंड पेट्रिफिकेशन में क्या होती है? जो है त्रिविमीय जीवाश्म होती है और इम्प्रेशन में द्विविमीय। पेट्रिफिकेशन से आंतरिक शरीर की जानकारी मिलती है, बट जो है इम्प्रेशन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बाहरी रूप से एक छाप छोड़ता है। तो हमें इम्प्रेशन के थ्रू प्लांट की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं पता चल सकता, बट पेट्रिफिकेशन के थ्रू हम जान सकते हैं कि प्लांट की आंतरिक स्ट्रक्चर कैसी है। फिर हमारी यूनिट सेकंड का ही एक और क्वेश्चन है कि फाइलोटम को जीवित जीवाश्म क्या क्यों कहा जाता है? यानी कि जो फाइलोटम होते हैं उन्हें जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? आपको इसके बारे में बताना है कि किस लिए कहा जाता है। तो देखो, फाइलोटम को जीवित जीवाश्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आदिम राइनोफाइट जैसे लक्षण आज भी पाए जाते हैं। यानी कि जो साइलोटम्स होते हैं उनके अंदर राइनोफाइट्स के जैसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इसमें वास्तविक जड़ें नहीं होती। किसके अंदर? साइलोटम के अंदर। केवल और केवल जो है भूमिगत प्रकंद पाया जाता है। किसके अंदर? साइलोटम के अंदर। इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? सल्क जैसी होती है। स्टिलर प्रोटोस्टिल है जो सबसे सरल प्रकार के हैं। और इसकी जो बीजाणु धानी होती है उसमें 3 पालियों की साइनेजियम होती है। किसके अंदर? साइलोटम के अंतर्गत। ये लक्षण किन पौधों से मिलते हैं? तो सिल्यूरियस और डेवोनियन के पौधों से मिलते हैं। इसी कारण जो है साइलोटम को जीवित जीवाश्म कहा जाता है।
फिर बात करें हम अपनी यूनिट थर्ड के अंदर, जो किससे रिलेटेड थी, टेरिडोफाइटा से। किससे? टेरिडोफाइटा से। सेकंड में हमें टेरिडोफाइटा उसके साथ प्लियोबोटनी यानी कि पूरा वनस्पति के, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि प्राचीन समय में कैसे टेरिडोफाइट जीवाश्मिक रूप में हमें मिले थे। एंड थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के सदस्य के बारे में। तो देखो, थर्ड यूनिट में हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि हेटेरोस्पोरी को बीज प्रवाह का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है, एंड इक्विसिटम के तने में वेलिकुलर कैनाल का क्या कार्य है। आपको ये थर्ड यूनिट के अंदर के क्वेश्चन देखने। तो देखो, हेटेरोस्पोरी में पौधा दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। कौन सा? एक तो बनाता है मेल माइक्रोस्पोर, जो होता है, जो कैसा होता है, छोटा होता है। एंड सेकंड क्या बनाता है, मेगास्पोर, जो कैसा होता है, फीमेल। और एज कंपेयर टू मेल माइक्रोस्पोर, वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। फिर ये कह रहा है कि मेगास्पोर स्पोरेंजियम में ही अंकुरित होकर के क्या बनाता है, मादा युग्म को बनाता है। फिर निषेचन के बाद भ्रूण भी वहीं विकसित होता है। कहाँ? जो मेगास्पोर स्पोरेंजियम में ही अंकुरित हो रहा था, इसी के अंदर क्या होगा, भ्रूण निषेचन के बाद क्या होगा, विकसित होगा। फिर ये कह रहा है सिलेंजिनिला और मार्सिलिया में मेगास्पोरेंजियम में एक ही मेगास्पोर बचता है। किसमें? सिलेंजिनिया और मेगास्पोर्स के अंदर। ये स्थिति बीज के समान है, इसलिए इसे बीज स्वभाव का पूर्वगामी कहा जाता है। कौन सी स्थिति? जब सिलेंजिनेला और मार्सिलिया में मेगास्पोरेंजियम होता है तो केवल एक ही मेगास्पोर बचता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, बीज स्वभाव का पूर्वगामी। क्योंकि जब हम स्पोर्स के बारे में बीज पढ़ते हैं तो मेगास्पोरेंजियस होता है, तो कोई एक जो उसका स्पोर्स बनता है मेगास्पोर्स का, वो फर्दर आगे जो है निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण करता है, इसीलिए इनमें भी एक ही बचता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बीज स्वभाव का पूर्वगामी माना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इक्विसिटम के तने में वेलिकुलर कैनाल का क्या कार्य होता है, यानी कि जो इक्विसिटम होता है उसके तने में वेलिकुलर कैनाल होती है, उसके कार्य के बारे में आपको बताना है। इक्विसिटम का तना पोरदार और क्या होता है, खोखला होता है। किसका? इक्विसिटम का। इसके वलकुट में पत्तियों के नीचे क्या पाई जाती है, वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है। और ये कैसी होती है, बड़ी बड़ी कैनाल्स होती हैं जो किसका कार्य करते हैं, वायु गुहाओं के रूप में कार्य करती हैं। फिर इक्विसिटम जो है कहाँ उगता है, तो नम और दलदली क्षेत्रों में उगता है। अतः इन कैनालों में वायु भरकर पौधे को क्या होती है, तैरने में सहायता मिलती है। किन कैनालों के द्वारा? जो वायु वेलिकुलर कैनाल होती है वो क्या करती है, वायु गुहाओं के रूप में कार्य करती है। इन्हीं कैनालों के अंदर जो है वायु रहती है और जो पौधे के जल में तैरने के लिए उपयोगी होती है। इसके साथ ही ये गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक है। कौन? जो है वेलिकुलर कैनाल जो होती है वो गैसों के आदान प्रदान के रूप में भी कार्य करती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो एरेनकाइमा का उदाहरण है। कौन? जो हाँ इकोसिस्टम के अंदर वेलिकुलर कैनाल पाई जाती है वो। फिर बात करें हम अपनी यूनिट 4 जो किससे रिलेटेड थी, जिम्नोस्पर्म से। किससे रिलेटेड थी? जिम्नोस्पर्म से। इसमें आपको सेम दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकस में जो कोर्लोइड मूल होती है उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। किसके महत्व के बारे में? कोर्लोइड मूल के बारे में। तो देखो, साइकस की सामान्य मूलों से नकारात्मक गुरुत्वानुवर्ती द्विभाजी शाखित मूल्य निकलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोर्लोइड मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्लोइड मूल। इनके वलकुट में एनाबिना और साइडेसी नामक क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवी के रूप में रहते हैं। किसके अंदर? साइकस की जो कोर्लोइड मूल होती है उसके अंदर सहजीवी के रूप में कौन रहती है, ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है। ये सवाल कौन सी सवाल? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करती है, फिक्सीकरण करती है। क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सीकरण करती है। इस प्रकार जो कोरोलॉइड मूल होती है वो साइकस को नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है। यानी कि इन शॉर्ट कहे तो ये कह रहा है कि कोरोलॉइड मूल क्या करती है, तो कोरोलॉइड मूल जो है साइकस को नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है। और जो नाइट्रोजन कम मात्रा में इसके लिए लागू है, जहाँ नाइट्रोजन, जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है उस क्षेत्र में जो है कोरोलॉइड मूल जो होती है वो साइकस को नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाती है। फिर बात करें हम फाइनस के नर शंकु में जो माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना होती है उसके बारे में। किसके? फाइनस के नर शंकु में माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना के बारे में आपको
बताना है। तो देखो, पाइनस का नर शंकु जो होता है छोटा होता है। इसमें एक केंद्रीय अक्ष पर सर्पिल कर्व में क्या लगे होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल लगे रहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल छोटा और कैसा होता है, सल्क जैसा होता है एवं झिल्लीदार होता है। इसकी निचली सतह पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं। किसकी निचली सतह पर, पाइनस के माइक्रोस्पोरोफिल की संरचना के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से पंख युक्त परागकण बनाती है। किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। परागकण हवा द्वारा क्या करते हैं, मादा शंकु तक पहुंचते हैं। यानी कि ये जो नर शंकु से हमें क्या मिले, परागकण मिले। ये परागकण फर्दर आगे वायु के द्वारा परागित होकर जो है मादा शंकु तक पहुंचते हैं। फिर बात करें हमारी यूनिट 5, कौन सी, यूनिट 5 जो किससे रिलेटेड है, नीटोफाइटा और आर्थिक महत्व से रिलेटेड है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफेड्रा का आर्थिक महत्व बताइए। किसका, इफेड्रा के आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है। तो देखो, इफेड्रा क्या है, एक औषधीय जिम्नोस्पर्म है। इसके हरे तने से इफेड्रिन नामक क्या होता है, एल्कोलॉइड प्राप्त होता है। कौन सा, इफेड्रिन, जो क्या करता है, जो खांसी, सर्दी और दमा जैसी बीमारियों की दवाओं के रूप में बनाया जाता है। किससे, इफेड्रिन से। ये रक्तचाप बढ़ाने और जो नाक की जकड़न होती है उसको खोलने में काम आती है। कौन, इफेड्रिन। कुछ प्रजातियों के फल खाने योग्य होते हैं। किसमें, इफेड्रा की कुछ प्रजातियां जो होती है उसमें फल होते हैं, वो क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। इफेड्रा रेगिस्तानी मृदा को बांधने में भी सहायक है। यानी कि हम बात करें हमारे ही थार मरुस्थल के अंदर, तो इफेड्रा जो क्या करती है, रेगिस्तानी मृदा को जो है जोड़ के रखती है, उसे बांधने में भी सहायक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट कैसे बनती है और स्पेग्नम का इसमें क्या योगदान रहता है। देखो, ये क्वेश्चन जो है आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व जो आपके यूनिट 5 के अंदर टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड है। तो देखो, पीट एक प्रकार का क्या है, अपरिपक्व कोयला है। स्पेग्नम नामक मॉस क्या होता है, दलदल में उगता है। इसकी मृतक कोशिकाएं जल धारण करती है और एक अम्ल छोड़ती है। और फर्दर आगे इसमें क्या होता है कि अम्लीय वातावरण में जीवाणु क्रियाएं क्या होती है, रुक जाती है। जिससे स्पेग्नम धीरे धीरे तब करके अपघटित हुए बिना ही इकट्ठा होता जाता है। कौन, स्पेग्नम। फिर बहुत सालों बाद ये संकुचित होकर क्या होते हैं, पेट बना देता है। जो पहले स्पेग्नम बिना अपघटित होकर के एक जगह पे इकट्ठा हो गया था, वो बहुत सालों तक वैसा ही रहता है। एंड धीरे धीरे वो संकुचित होकर क्या करता है, पेट का निर्माण करता है। उस पीट का उपयोग हम क्या करते हैं, तो ईंधन में और बागवानी के रूप में करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड थे, तो बॉटनी के मॉडल पेपर में पार्ट ए से रिलेटेड क्या थे, ये क्वेश्चन थे। तो अब हम बात करते हैं इसके पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर की। किसके, हमारे जो बॉटनी के सेकंड सेम के मॉडल पेपर के हैं, इसके पार्ट बी के बारे में, जिसमें आपको इसका जो आंसर है वो 300 to 500 वर्ड्स में देना है। किसमें, पार्ट बी के क्वेश्चंस में। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड, जो हमारे यूनिट 1 थी, किससे, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। किससे, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि मार्केंशिया के नर व मादा जननांगों की संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए। किसकी, मार्केंशिया की। मार्केंशिया किसका सदस्य है, ब्रायोफाइटा को का, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, मर्केंशिया एक क्या है, थैलॉइड ब्रायोफाइट है। ये कैसा है, विषम थैलेसी। विषम थैलेसी मतलब इसमें इसके नर और मादा थैलेस जो क्या होंगे, अलग अलग थैलेस बनते हैं। तो देखो, ये कह रहा है अर्थात नर और मादा जननांग अलग अलग थैलेस में बनते हैं और इनके जो जननांग होते हैं वो विशेष शाखाओं पर लगते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जननांग धर। क्या कहते हैं, जननांग धर कहते हैं। फिर ये कह रहा है कि जो इसके मेल एंड फीमेल जननांग है, इनकी संरचना के बारे में, जिन्हें क्या कहते हैं। देखो, मेल होगा तो उसे क्या कहेंगे, एंथ्रीडियोफोर। एंड अगर फीमेल होगा तो उसे क्या कहेंगे, आर्कियोगोनिफोर। क्या कहेंगे, आर्कियोगोनिफोर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंथ्रीडियोफोर के बारे में एंड देन हम पढ़ेंगे जो है फीमेल हमारे पास में
उसके बारे में, यानी कि आर्कियोगोनियोफोर के बारे में। तो देखो फर्स्ट ये कह रहा है कि जो नर जननांग होता है वो क्या होता है, 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, हरा और कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसके शीर्ष पर 8 पालियों वाली क्या होती है, एक चपटी डिस्क होती है, किसके, एंथ्रेडियोफोर के ऊपर। डिस्क की सतह पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एंथ्रेडियल कक्ष कहते हैं। प्रत्येक कक्ष में क्या होता है, एक एंथ्रेडियम होता है। एंथ्रेडियम अंडाकार वृत्तयुक्त संरचना एवं इसकी भित्ति एक कोशिका की होती है और जो कैसी होती है, मोटी होती है। अंदर अनेक एंड्रोगोनियल कोशिकाएं होती है, किसके अंदर, हम बात कर रहे हैं एंथ्रेडियोफोर के बारे में। प्रत्येक एंड्रोगोनियल कोशिका से द्विकशाभिक कुंडलित एंड्रोजोइड या फिर शुक्राणु बनते हैं। फिर यही परिपक्व होकर के कक्ष के छिद्र से शुक्राणु जल में मुक्त हो जाते हैं, जो आगे कहाँ तक पहुंचते हैं, अंडाणु तक पहुंचकर फर्दर आगे उसमें क्या करते हैं, अंकुरन करते हैं। फिर बात करें हम मादा जननांग या फिर आर्कियोगोनियोफोर की, ये भी कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, तो ये 3 से 5 और मेल कितना होता है, 1 to 3 सेंटीमीटर। इसके शीर्ष पर क्या होती है, तारे जैसी 8 से 9 किरणें वाली किसी एक डिस्क होती है, किसके, हम बात कर रहे हैं आर्कियोगोनियोफोर के अंतर्गत। डिस्क की निचली सतह पर किरणों के बीच आर्किगोनिया क्या रहते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। क्या रहते हैं, आर्किगोनिया उल्टे लटके रहते हैं। आर्किगोनियम फ्लास्क के आकार का होता है। जो आर्किगोनियम होता है वो किसके आकार का होता है, फ्लास्क के आकार का होता है। इसका लंबा भाग ग्रीवा, जो इसकी लंबा वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, और फूला हुआ भाग वेंट्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वेंट्र कहलाता है। ग्रीवा में 6 से 8 क्या होती है, ग्रीवा नाल कोशिकाएं, और वेंट्र में एक वेंट्र नाल कोशिकाएं होती है, और एक ही क्या होती है इसके अंदर, एक्सेल होती है। आर्किगोनियम के चारों ओर पेरिफेस नामक बद्य रचना क्या करती है, जो आर्किगोनियम की सुरक्षा करती है। निषेचन के समय ग्रीवानाल कोशिका ही विघटित होकर के क्या बनाती है, मार्ग बनाती है। क्या करती है, जो यहाँ पे आर्किगोनियम की ग्रीवानाल कोशिकाएं होती है, ये विघटित विघटित होकर के स्पर्म के लिए क्या करती है, मार्ग बनाती है। फिर जो शुक्राणु होते हैं वो जल द्वारा तैर करके आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, जल के माध्यम से तैर करके आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, और अंड से संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या करते हैं, अंड से संयुग्मित कर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। इस प्रकार मार्किंशिया में लैंगिक जनन किस पे निर्भर है, जल पे, और जनरली कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पे। और ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, पादप जगत के उभयचर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रहते तो ये स्थल पे है, बट जो इनमें जनन यानी निषेचन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, जल में होता है। जल के माध्यम से जो है शुक्राणु तैर करके अंडाणु तक जाते हैं। फिर बात करें हम इसकी डायग्राम की, तो देखो आर्किगोनियल हेड, ये है फीमेल गेमेटोफाइट। इसके अंदर क्या होते हैं, जो गेमा कप होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की, तो वो कैसा होता है, आर्किगोनियल हेड के थ्रू। उसके अंदर क्या पाया जाता है, आर्किगोनिया। नेक्स्ट हम बात करें मेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो ये क्या है, इसका एंथ्रीडियल है, और इसके अंदर पाया जाता है एंथ्रीडियम। इन एंथ्रीडियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, इनमें स्पर्म पाए जाते हैं, जो जल में तैर करके क्या करते हैं, लैंगिक जनन को पूरा करते हैं। ये आर्किगोनियम, इसमें स्पर्म तैर करके जाता है ग्रीवा कोशिकाओं के द्वारा। फिर बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर आगे मैच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सीटा और स्पोर्स होते हैं, एंड देन राइजोट्स बनते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन होता है किसके अंदर, मार्केंशिया के अंदर। इक्वेशन है हमारी यूनिट 1 ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। एंड हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसका, पार्ट बी का, इसके ऑप्शन में भी आपके पास एक क्वेश्चन रहता है, किसके पर, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसके अंतर्गत। तो देखो इसमें हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो है कि एंथ्रोसियस के स्पोरोफाइट की आंतरिक संरचना का वर्णन कर उसके उन्नत लक्षणों के बारे में बताना है। किसके, एंथ्रोसियस के स्पोरोफाइट की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखो एंथ्रोसियस का स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा में सबसे उन्नत माना जाता है। ये कैसा होता है, लंबा, सीधा
और हरे रंग का सींग के जैसा होता है। इस टाइप का हरे रंग का सींग के जैसा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ड। क्या कहते हैं इसे? हॉर्नवर्ड। फिर नेक्स्ट हम बात करें किसकी? आंतरिक संरचना की। किसकी? स्पोरोफाइट की आंतरिक संरचना की। देखो इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट आता है फुट, फिर मध्यवर्ती जोन एंड देन आता है इसका कैप्सूल वाला पार्ट। अगर हम बात करें इसके भाग की, तो जो इसका फुट वाला भाग होता है वो कैसा होता है? कंद जैसा, यानी कि फूला हुआ होता है और युग्मकोद्भिद के ऊतकों में धंसा रहता है। कौन सा? जो इसका फुट वाला पार्ट है। इसकी बाहरी कोशिकाएं हॉस्टेरिया बनाकर पोषण अवशोषित करती हैं। हॉस्टेरिया क्या होते हैं? अवशोषक अंग। फिर बात करें हम इसके मध्यवर्ती जोन या फिर जिसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या करती है? फूट और कैप्सूल के बीच में स्थित होती है, यानी कि फूट और कैप्सूल दोनों के बीच में क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इसकी निरंतर क्रियाशीलता के कारण स्पोरोफाइट क्या होता है? लंबे समय तक बढ़ता रहता है, यानी कि जो इसकी लेंथ में बढ़ती है वो किसके कारण बनती है? इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण। फिर बात करें हम इसके कैप्सूल की, तो कैप्सूल क्या होता है? लंबा और बेलनाकार भाग होता है। सबसे बाहर एक स्तरीय एपिडर्मिस है। किसके अंदर? कैप्सूल। उसके अंदर क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हरित कण युक्त क्या होता है? प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके केंद्र में एक बद्ध अक्ष होता है जिसे क्या कहते हैं? कॉल्यूमेला। क्या कहते हैं? कॉल्यूमेला। इसके चारों ओर क्या होता है? बीजाणु जन ऊतक होते हैं। किसके चारों ओर? कॉल्यूमेला के चारों ओर। सबसे बाहरी बीजाणु परत से बीजाणु और भीतरी परत से जो इस पे बंधे स्यूडो इलेक्ट्रोड बनते हैं, यानी कि कैप्सूल की सबसे बाहरी परत होती है उससे क्या होते हैं? बीजाणु और भीतरी परत जिससे बंधे क्या होते हैं? स्यूडो इलेक्ट्रोड बनते हैं। कैप्सूल शीर्ष से आदर्श की ओर क्या होता है? क्रमशः फटता है, यानी कि कैप्सूल जो होता है शीर्ष से आधार की ओर फटता है। फिर बात करें हम इसके लक्षणों की। किसके? स्पोरोफाइट के जो लक्षण है उनके बारे में। तो देखो ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि स्पोरोफाइट की संरचना में जो कैप्सूल होता है उसके अंदर हरित कण और क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन निर्माण करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वपोषी। फिर सेकंड हम बात करें मध्यवर्ती वृद्धि के बारे में। किसके बारे में? मध्यवर्ती वृद्धि के बारे में। तो वृद्धोत्तक के कारण स्पोरोफाइट कई महीने तक क्या करता है? बीजाणु बना रहता है। किसके कारण? वृद्धोत्तक के कारण। फिर बात करें हम कोल्यूमेला। कोल्यूमेला क्या है? कैप्सूल का जो केंद्र होता है उसमें एक बद्ध अक्ष पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोल्यूमेला कहा जाता है, जो क्या करता है? जल और पोषण के सेवन में सहायक होता है। क्या करता है? जल के सेवन में सहायक होता है। फिर बात करें हम रंध्र की। किसकी बात करें? रंध्र की। तो ब्रायोफाइटा में केवल एंथ्रोसिरस में ही सच्चे रंध्र मिलते हैं, यानी कि जो एंथ्रोसिरस के स्पोरोफाइट होते हैं उसी के अंदर क्या होते हैं? रंध्र की संरचना पाई जाती है, जो उच्च पौधों से समानता दर्शाते हैं। इन लक्षणों के कारण एंथ्रोसियस का स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी माना जाती है, यानी कि एंथ्रो जो सिरस होते हैं उनके जो सदस्य हैं उनको ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। किसको? एंथ्रोसिरस को। नेक्स्ट हम बात करें एंथ्रोसिरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो ये है एंथ्रोसिरस के स्ट्रक्चर। इसमें सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है? फूड का। देन बीच में क्या आता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो क्या करता है? इसकी हाइट को बढ़ाने का कार्य करता है। फिर इसमें क्या होते हैं? जैकेट्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होती है, स्पोर टेट्राड्स एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? कैप्सूल का। और कैप्सूल जो होता है ऊपर से यानी कि शीर्ष से आधार की ओर फट करके क्या करता है? स्पोर्स को बाहर निकालता है, फर्दर आगे जो है इनका प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो ये दो जो क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 1 ब्रायोफाइटा से रिलेटेड थे, जो आपको 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही ऑप्शन में है। आपको इन दोनों में से किसी
ए को अटेंड करना है। नेक्स्ट हम बात करें जो हमारी यूनिट सेकंड है जो किससे रिलेटेड है, एक तो रिलेटेड है प्लियोबॉटनी यानी कि जहां हम पढ़ते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान, एंड सेकेंडली किससे रिलेटेड है टेरिडोफाइटा से, कौन सी यूनिट 2। तो देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि भूवैज्ञानिक समय की सारणी को समझाते हुए जो जीवाश्म बनाने की विधि है उनके बारे में आपको बताना है किसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखो पृथ्वी का इतिहास लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इस विशाल काल को भूवैज्ञानिक समय सारणी में महाकल्प, कल्प और युग में बांटा गया है। किसको, जो हमारा 460 करोड़ वर्ष पुराना पृथ्वी के टाइम है उसको कितने युग में बांटा है, 3, महाकल्प, कल्प और युग में। फिर बात करें महाकल्प को फर्दर आगे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक को आगे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक में डिवाइड किया। तो हमें इनमें से किसके बारे में पढ़ना है, पैलियोजोइक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइटा के बारे में। तो देखो ये कह रहा है कि पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन से पर्मियन तक फर्स्ट महाकल्प, कल्प और युग में बांटा गया। महाकल्प को फर्दर आगे आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक के अंदर जो पार्ट आता है हमारा कौन सा, पैलियोजोइक, जिस हमें किसके बारे में पढ़ना है, पैलियोजोइक के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। एंड टेरिडोफाइटा के जो सदस्य हैं वो किस में पाए जाते हैं, पैलियोजोइक। फर्दर आगे मेसोजोइक और सीनोजोइक क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। तो देखो पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन से पर्मियन तक कितने 6 युग है। उन 6 युगों के अंदर क्या है, राइनिया, क्या है राइनिया, जैसे हमारे जो आदिम टेरिडोफाइट थे वो मिले किसके अंदर, पैलियोजोइक के अंतर्गत। फिर ये कह रहा है मेसोजोइक में जिम्नोस्पर्म का युग था एंड सीनोजोइक क्या है, आवर्त विधि का युग है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, प्लियोबॉटनी या फिर जिसे क्या कहते हैं पूरा वनस्पति विज्ञान। फिर बात करें हम जीवाश्म बनाने की विधियों के बारे में। तो देखो जीवाश्म वे अवशेष होते हैं जो क्या करते हैं, चट्टानों में सुरक्षित रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पत्ती थी वो किसी पत्थर के बीच में रह गई तो बहुत टाइम तक रहने के बाद भी उसकी संरचना क्या होगी, पत्थर के बीच में सुरक्षित मिली, तो वो क्या बन गए हैं, एज अ जीवाश्म। तो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करें। फर्स्ट आता है पेट्रिफिकेशन। क्या आता है, पेट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट पौधे के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सिलिका जैसे खनिज लवण भर जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पेट्रिफिकेशन। तो देखो पौधे के रिक्त स्थानों में सिलिका कैल्शियम और सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट भर जाते हैं और जो इसकी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, खनिजों से बदल जाती है। फिर ये कह रहा है लिपिडोडेंड्रोन का तना इसी प्रकार सुरक्षित मिला। किसके द्वारा सुरक्षित मिला, तो उसके अंदर क्या हुआ, पेट्रिफिकेशन हुआ। उसके द्वारा हमें क्या है, लेपिडोडेंड्रोन जो हमारे पास में पादप था उसका तना एज इट इज मिला हमें। इससे आंतरिक संरचना का ज्ञान होता है। किससे, तो पेट्रिफिकेशन के द्वारा जो हमें संरचना मिलती है उससे हम प्लांट के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उसकी एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर बात करें हम किसकी, संपीड़न की। फर्स्ट हम पेट्रिफिकेशन के द्वारा भी जीवाश्म प्राप्त कर सकते हैं, फिर संपीड़न के द्वारा, देन इम्प्रेशन, कास्ट, एम्बर एंड अवशेष, इनके द्वारा हम क्या है जीवाश्म को प्राप्त कर सकते हैं। संपीड़न के अंदर बात करें तो जो पौधा होता है वो कीचड़ में दब करके क्या होता है, चपटा हो जाता है एंड देन नष्ट हो जाता है। इसमें कार्बन फिल्म के रूप में छाप बन जाती है, यानी कि जो पौधा होता है उसकी बाहरी संरचना की छाप किसमें बढ़ जाती है, कीचड़ के अंदर। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है ग्लोसोप्टेरिस की पत्तियां इसी प्रकार मिली। किसकी, ग्लोसोप्टेरिस की पत्तियां संपीड़न के द्वारा मिली। फिर हम बात करें इम्प्रेशन की, तो इसमें केवल और केवल क्या होती है, बाहरी छाप बनती है और जो पौधा होता है वो छाप बनाने के बाद में क्या होता है, नष्ट हो जाता है, जिसमें पत्तियों की शिराविन्यास जो होती है हमें क्लियर दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें कास्ट की, तो इसमें पौधा नष्ट होने के बाद बनी हुई गुहा में क्या होते हैं, खनिज बच जाते हैं और पौधे का क्या होता है, सांचा या फिर स्ट्रक्चर बन जाती है। क्यों, क्योंकि प्लांट तो नष्ट हो गया था बट उसकी जो गुहा बनी थी उसमें क्या हो गई, खनिज लवण भर गए एंड उसकी स्ट्रक्चर एज इट इज रह गई। फिर बात करें हम एम्बर की,
तो इसमें जो चीड़ जैसे वृक्षों का रेजिन और कीड़ों सहित जमकर के कठोर हो जाते हैं किसमें एम्बर्स में। लेकिन जो चीड़ होते हैं उनसे हम रेजिन लेटेक्स वगैरह जो भी प्राप्त करते हैं उनमें क्या होते हैं, जो रेजिन या फिर लेटेक्स होते हैं वो क्या करते हैं कीड़ों के साथ जम करके कठोर हो जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एम्बर। फिर बात करें हम अवशेष की, तो इसमें अत्यधिक शुष्क या फिर ठंडे स्थानों में पूरा पौधा ही सुरक्षित मिल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अवशेष। क्या कहा जाता है, अवशेष। इन विधियों से हमें पौधों के विकास का क्रम, उनकी प्राचीन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन की जानकारी मिली। किनके द्वारा, तो पेट्रिफिकेशन, संपीड़न, इम्प्रेशन, कास्ट एम्बर एंड अवशोष के द्वारा। ये जो हमारा क्वेश्चन है यूनिट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो हमें सेकंड पार्ट है यानी कि अथवा में जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो हम हमारे क्वेश्चन में है कि राइनिया के आकार के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है, और टेरिडोफाइट के जो विकास क्रम है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, किसके, टेरिडोफाइट के विकास क्रम के बारे में। तो देखो, फर्स्ट हम बात करें तो जो राइनिया होता है तो देखो, राइनिया डेवोनियन का एक जीवाश्म टेरिडोफाइट है। ये स्कॉटलैंड की राइनी चर्च से प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, राइनिया कहा जाता है। और ये क्या है, सबसे सरल सहवर्णी पौधा है। कौन सा, राइनिया। किसका सदस्य है, टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट में भी ये कौन सा है, राइनिया। जो पैलियोजोइक के अंदर हमारे पास में सबसे पहले कौन से पाए गए हैं, आदिम राइनिया, उसी के बारे में जानना है। फिर बात करें हम इसके आकार के लक्षण, यानी कि बाहर से जो हमें इसकी आकार की दिखती है, यानी कि इसकी मॉर्फो के बारे में आपको बताना है। तो देखो, इसका पौधा 20 सेंटीमीटर ऊंचा, यानी कि ये जो है कितने सेंटीमीटर ऊंचा है, लगभग इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर। फिर सेकंड हम बात करें कि इसका मुख्य अक्ष कैसा होता है, द्विभाजित शाखित होता है, यानी कि इसकी मुख्य अक्ष से 2 शाखाएं निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्विभाजित शाखित। फिर थर्ड बात करें कि भूमिगत भाग क्या है, इसका प्रकंद है, और जिससे एक कोशिकीय क्या निकलते हैं, मूलाभास निकलते हैं, यानी कि इससे एक कोशिकीय मूलाभास निकलते हैं। फिर बात करें इसकी, तो फोर्थ, वायव्य शाखाओं पर सल्क या फिर रोम नहीं होते हैं। इसकी जो बाहर हवा के अंदर जो शाखाएं होती हैं इस पर किसी भी टाइप के सल्क या फिर रोम नहीं पाए जाते, किसकी, राइनिया के अंदर। फिर बात करें नेक्स्ट पॉइंट में, तो इसमें स्टिलर प्रोटोस्टिल प्रकार की थी, यानी कि इसके केंद्र में ठोस जाइलम एंड परिधि के अंदर यानी कि बाहर क्या है, फ्लोएम पाए जाते हैं। फिर बात करें 6 पॉइंट की, तो इसमें शाखाओं के अंत में अंडाकार बीजाणु धानु बनती है, जिसमें सम बीजाणु बनते हैं, यानी कि इन शाखाओं के अंत में क्या बनती है, बीजाणु धानी क्या बनती है, बीजाणु धानी। उसी के अंदर क्या बनते हैं, सम बीजाणु। क्या बनते हैं, सम बीजाणु। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें एपिडर्मिस पर क्या है, रंध्र पाए जाते हैं, किसके अंदर, राइनिया के अंदर। फिर विकास में हमारे महत्व के बारे में बताना है, तो देखो, राइनिया जो है टेरिडोफाइट का सबसे आदिम सदस्य है। कैसे, तो ये जो है पैलियोजोइक सदस्य है। देखो, फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताता है महाकल्प, कल्प एंड युग। फर्दर आगे जो है ये महाकल्प के अंदर जो 6 युग थे उसमें से पैलियोजोइक के अंदर क्या पाया जाता है, राइनिया पाया जाता है। फिर ये कह रहा है, इससे पता चलता है कि श्रवण तंत्र में सबसे पहले सरल प्रोटोस्टिल के रूप में विकसित हुआ, यानी कि श्रवण तंत्र जो है सबसे पहले किसके अंदर विकसित हुआ, प्रोटोस्टिल के रूप में। इसमें जड़ और पत्ती का क्या है, अभाव है, इसमें किसी भी टाइप की जड़ या फिर पत्ती नहीं है, किसके अंदर, राइनिया के अंदर। जो क्या सिद्ध करता है कि पहले अक्ष बनता है और फिर पत्तियों का निर्माण होता है। द्विभाजित शाखन से टेलम सिद्धांत की पुष्टि होती है, किसके, जो इसमें इसके अक्ष से 2 शाखाओं का निर्माण होता है, उससे टेलम सिद्धांत की पुष्टि होती है। और जो इसके अंदर
बीजाणुधानी होती है उससे समबीजाणु बनते हैं। तो समबीजाणुता से क्या बताती है कि हेटेरोस्पोरी बाद में विकसित है, यानी कि पहले क्या विकसित हुए समबीजाणु एंड देन विषम बीजाणुता जो है विकसित हुई। इस प्रकार राइनिया टेरिडोफाइट के उद्भव और विकास की प्रारंभिक अवस्था को समझने में आधार का काम मानती है कौन, जो है राइनिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स का पूर्वज माना जाता है। किसे माना जाता है, राइनिया को। तो ये क्वेश्चन हमारे किससे थे, पार्ट बी की यूनिट 2 टेरिडोफाइट एंड पूरा वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। थर्ड जो हमारी यूनिट है नेक्स्ट, उसमें आपको बताना है कि सिलेंजिना के सदस्य जो है सिलेंजिना किसके हैं, टेरिडोफाइटा की। और कौन सी यूनिट है, तो यूनिट हमारी जो रिलेटेड है टेरिडोफाइटा से। किससे रिलेटेड है, टेरिडोफाइटा से, जिसमें ये कह रहा है कि सिलेंजिना जो होता है उसकी तने की आंतरिक संरचना का आपको नामांकित चित्र बनाना है एंड देन आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो सिलेंजिना को क्या कहा जाता है, क्लब मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लब मॉस कहा जाता है। इसका तना शाकीय, वायवीय और कैसा होता है, भूमिगत होता है। किसका, सिलेंजिना का। फिर हम बात करें इसकी आंतरिक टीएस की, किसकी, सिलेंजिना के स्टेम की जो टीएस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो एक स्तरीय और क्यूटिकल युक्त और रंध्र सहित होती है। जो इसकी एपिडर्मिस होती है, जो बाहर की आवरण है, वो क्या है, एक स्तरीय है। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्यूटिकल पाए जाते हैं एंड रंध्र उपस्थित होते हैं। किसके अंतर्गत, इसकी एपिडर्मिस के अंदर। तो सेकंड हम बात करें बलकुट, किसकी, बलकुट की। तो ये क्या होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे का क्षेत्र, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर की साइड का जो क्षेत्र है वो क्या है, बलकुट का। ये पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। कौन, जो वलकुट होती है किसकी, सिलेंजिना की। वलकुट में क्या पाए जाते हैं, वायु अवकाश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वायु अवकाश पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियों में इसमें क्या होती है, जो इनकी अंतस्थ त्वचा होती है वो कैसी होती है, क्लियर होती है, यहाँ पे स्पष्ट होती है। फिर बात करें हम नेक्स्ट इसमें स्टीलर की, किसकी, स्टीलर की। सिलेंजिना में स्टीलर का एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, प्रोटोस्टिल पाया जाता है। यह प्रजाति के अनुसार बदलता है, नहीं जैसे जैसे स्पीशीज चेंजेस होती है उसके अनुसार इसके अंदर जो प्रोटोस्टिल होता है वो क्या होता है, चेंज होता जाता है। फिर ये कह रहा है कि एस सिलेजिनोइड्स में मोनोस्टिलिक्स, फिर एस क्राउसिनिया के अंदर डिस्टिलिक एंड डिविविजेटा के अंदर पॉलीसिस्टेनिक जो होती है प्रोटोस्टिल होती है। यानी कि ये कह रहा है कि जो सिलेंजिना के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है उनके आधार पर जो प्रोटोस्टिल जिसमें एक विशेष संरचना होती है वो भी चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि सिलेंजिनोइड्स में मोनोस्टिक होती है तो क्राउसिनिया में डिस्ट्रिक होती है, देखिए डायस्ट्रिक होती है। फिर बात करें कि प्रत्येक स्टीलर रिंग में केंद्र के अंदर इसमें क्या होती है, ठोस जाइलम होता है और जो किससे घिरा रहता है, फ्लोएम से घिरा रहता है। देखो बाहरी आवरण क्या है, किसका बना है, ये फ्लोएम का। एंड अंदर क्या है इसके, जाइलम। क्या है, जाइलम, जैसे मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम जो इसके अंदर की संरचनाएं हैं। जाइलम ट्रैकिड्स का बना होता है, जो इसमें जाइलम होता है वो किसका बना होता है, ट्रैकिड्स का। और फ्लोएम में क्या होती है, चालनी कोशिकाएं होती है। क्या होती है, चालनी कोशिकाएं, या फिर जिसे क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स होती है। स्टिलर एक कोशिकीय पेरिसाइकिल और अंतस्त्वचा से घिरे रहता है। किससे, एक स्तरीय पेरिसाइकिल और अंतस्त्वचा से घिरा रहता है। एक साइकिल कौन सी, ये जो बाहरी आवरण है एक स्तरीय, इसे क्या कहा गया है, पेरिसाइकिल। और इसके बाद में इसकी जो एंडोडर्मिस है उससे घिरा हुआ रहता है। कौन घिरा हुआ रहता है, जो इसका स्टिलर होता है। फिर हम बात करें इसके अंदर पित्त की, किसकी, हम बात कर रहे थे सिलेंजिना के स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो रही है उसके बारे में। इसमें किसी भी टाइप के पित्त नहीं पाए जाते हैं, किसके अंदर, सिलेंजिना के स्टेम के टीएस के अंदर। फिर बात करें हम ट्रेबिकुलर की बात करें, क्या है इसके अंदर संरचना है ट्रेबिकुलर। वलकुट को स्टिलर से जोड़ने वाली
जो पैरेन्काइमा की पत्तियाँ होती है वो क्या कहलाती हैं? ट्रेबेकुली कहलाती हैं। यानी कि ये जो वलकुट है इसको किससे जोड़ती है? स्टिलर से। इसे क्या कहा जाता है? बीच में इस संरचना को क्या कहा जाता है? ट्रेबेकुली कहा जाता है। और जो क्या करती है? वायु अवकाशों को पार करती है। यानी कि इनके बीच में जो वायु अवकाश पाए जाते हैं उनको पार करने का काम करती है। इस प्रकार सेलेसिनेला का तना एक्टोफ्लोइक और क्या होता है? साइफोफोनस्टील होता है या फिर प्रोटोस्टील होता है, जो टेरिडोफाइट में स्टिलर विकास का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर हम टेरिडोफाइट में स्टिलर का अध्ययन करेंगे तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसका एक्टोफ्लोइक होना, साइफोनस्टील होना या फिर प्रोटोस्टील होना। इसके लिए टेरिडोफाइट्स के अध्ययन के अंतर्गत हमें पढ़ना था किसके टीएस स्टेम के टीएस के बारे में, किसके? सेलेसिनेला के अंदर। एंड ये था इसकी थ्योरी और इसका डायग्राम। देखो पार्ट बी के क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे दिया हो कि इसको सचित्र वर्णन कीजिए, दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसके अंदर डायग्राम भी बनाया हो। फिर बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, किसकी? जो हमारी यूनिट थर्ड थी उसके। इसमें यूनिट थर्ड के अंदर जो उसका सेकंड क्वेश्चन है, जो आपको ऑप्शन मिलेगा या फिर अथवा में, तो देखो वो कह रहा है कि मार्सेलिया के जो स्पोरोकार्प होती है उसकी संरचना और बीज स्वभाव से संबंध को समझाइए। फिर मार्सिलिया के अंदर जो है हेटेरोस्पोरी क्या होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। किसके अंदर? मार्सिलिया के अंदर। तो देखो मार्सिलिया एक जलस टेरिडोफाइट है। इसके पत्र के आधार पर क्या होते हैं? सीम जो सेम होता है उसके बीज की जैसी संरचना देनी। किस टाइप का है ये? सेम के आकार का। जो क्या करती है? स्पोरोकार्प लगती है किस टाइप की? सेम के आकार की। फिर बात करें हम स्पोरोकार्प की संरचना के बारे में, तो देखो ये क्या होता है? द्विपार्श्व सममित होता है, कठोर भित्ति वाली संरचना है। इसके बाहर की जो भित्ति है वो कैसी है? कठोर होती है। इसका वृत्त पूर्णवर्त से जुड़ा होता है। भित्ति जो उसकी बाहरी है वो कितने प्रकार की होती है? तो देखो 3 स्तरीय होती है। अंदर सोरस होते हैं जो क्या करते हैं? स्पोरोफोर से लगे रहते हैं। प्रत्येक सोरस में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम क्या होते हैं? दोनों होते हैं। किसके अंतर्गत? जो स्पोरोकार्प होता है उसके अंदर। ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम और नीचे क्या होते हैं? मेगास्पोरेंजियम होते हैं। एक मेगास्पोरेंजियम में केवल और केवल एक ही क्या होता है? मेगास्पोर बनता है। किसके अंतर्गत? मार्सिलिया के अंतर्गत। जो किससे सिमिलरिटी शो करता है? जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। फिर ये कह रहा है स्पोरोकार्प जल में फट करके क्या बनते हैं? जिलेटिनस रिंग बनाता है जिससे सोराई क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। किसके अंदर? स्पोरोकार्प जो होता है जल में अपनी संरचना को क्या करते हैं? तोड़ करके जिलेटिनस रिंग बनाता है जिससे सोराई जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। फिर बात करें हम इसके बीज स्वभाव के बारे में, किसके? मार्सिलिया के स्पोरोकार्प के बारे में। तो देखो मार्सिलिया कैसा है? हेटेरोस्पोरस है। क्या है? हेटेरोस्पोरस। यानी कि इसमें क्या होते हैं? विषम बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? विषम बीजाणु। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स में माइक्रोस्पोर्स कैसे होते हैं? छोटे, मेगास्पोर्स बड़े। सेकंड ये कह रहा है मेगास्पोर स्पोरोकार्प से बाहर नहीं निकलता है। यानी कि जो मेगास्पोर्स होते हैं नीचे की साइड वो किसके अंदर रहते हैं? स्पोरोकार्प के अंदर ही रहते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? जो मेगास्पोर के द्वारा निषेचन हुआ तो जो गैमेट्स है वो इसी के अंदर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि मादा युग्म उद्भिद मेगास्पोर्स के अंदर ही विकसित होता है। यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो इस संरचना के अंदर ही विकसित होता है। देन ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन के बाद भ्रूण भी मेगास्पोर में ही बनता है। यानी इसी मेगास्पोर के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बना, इसी के अंदर निषेचन के बाद भ्रूण का विकास हुआ। स्पोरोकार्प की कठोर भित्ति भी बीजावरण की तरह सुरक्षा दी। इसके जो बाहरी आवरण होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। तो ये एज अ इसकी जो है एक प्रोटेक्ट लेयर का काम करती है। फिर कह रहा है कि जल मिलने पर ही इसमें अंकुरण होता है। किसमें? मार्सिलिया के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है जब उन्हें जल मिलता है तभी इसके अंदर क्या होता है? अंकुरण होता है। जैसे ही बीज सुप्तावस्था
क्योंकि देखो इसमें बीज क्या होता है, सीड डोरमेंसी होता है। तो जब इनमें जल मिलता है तब ही इनमें क्या होती है, अंकुरण की प्रक्रिया होती है। इन लक्षणों इन लक्षणों के कारण मार्सिलिया का क्या होता है, स्पोरों का बीज स्वभाव को दिखाता है। किन लक्षणों के कारण? इन 6 लक्षणों के कारण। फिर ये कह रहा है कि जो मार्सिलिया होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, हेटेरोस्पोर पाई जाती है। इसके महत्व के बारे में आपको बताना है। तो देखो हेटेरोस्पोरी का महत्व, ये बीज क्या है, बीज स्वभाव का पूर्वगामी है। फिर मादा युग्मकोद्भिद को सुरक्षा और पोषण, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद जो है स्पोरोफाइट के भीतर ही बनते हैं, वहीं पे निषेचन होता है, उसी के बाद भ्रूण उसी के अंदर पाया जाता है। तो इसकी सुरक्षा देने का काम किसका है, स्पोरोफाइट का। फिर पर निषेचन को बढ़ावा मिलता है और जो छोटे माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर तक फैलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बीजीय पौधों के विकास का आधार हेटेरोस्पोरी ही होते हैं, यानी कि बीजीय जो पौधे होते हैं उनमें विकास डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, विषम बीजाणुता के कारण ही होता है। इस प्रकार हेटेरोस्पोर विकासीय दृष्टि से क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। देखो ये जो 2 क्वेश्चन थे हमारे किससे रिलेटेड थे, यूनिट 3 से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने मॉडल पेपर में यूनिट 4 के क्वेश्चन के बारे में। किसके, यूनिट 4 के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको बताना है कि जो साइकस होता है। देखो यूनिट 4 है तो किससे रिलेटेड है, जिम्नोस्पर्म से। किससे, जिम्नोस्पर्म से। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइकस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि लाइफ साइकिल किसकी, साइकस की लाइफ साइकिल के बारे में। एंड ये कह रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन को लिखिए, यानी कि जब इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, तो उसके बाद में जो बीजांड में परिवर्तन हुए उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो ये कह रहा है कि साइकस एक जीवित जीवाश्म क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इसका जीवन चक्र कैसा होता है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित जो है इसमें युग्मकोद्भिद के रूप में रहता है। फिर ये कह रहा है कि इनके बीच में क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है, यानी कि साइकस का जो लाइफ साइकिल होता है अगुणित रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, अगुणित गैमेटोफाइट्स। एंड जो इसमें बीजाणुद्भिद होते हैं वो कैसे रहते हैं, द्विगुणित रहते हैं। जो इसके बीच में क्या दिखाते हैं, पीढ़ी एकांतरण। देखो इस लाइन से ऊपर है तो वो क्या है, द्विगुणित है। कैसे है, द्विगुणित। एंड इसके अगर नीचे है तो ये क्या है, अगुणित। फिर बात करें हम इसके जीवन चक्र की, जिसमें बीजाणुद्भिद जो इसका होता है वो क्या है, मुख्य पौधा होता है, जो कैसा होता है, विषम बीजाणुक होता है। इसमें फर्स्ट हम बात करें नर पौधे की, किसकी, नर पौधे की। तो देखो इसके बारे में हमें बात करनी है। ये शीर्ष पर एक बड़ा नर शंकु बनाता है, इनकी मेल कौन बनाता है। शंकु में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल किस क्रम में लगे रहते हैं, सर्पिल क्रम में लगे रहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की निचली सतह पर सोराई होती है, क्या होती है, सोराई होती है। सोरस में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। फिर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उनमें फर्दर मियोसिस होता है। मियोसिस से क्या बनते हैं, हमारे पास में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर से नर युग्मकोद्भिद क्या करते हैं, परागकण बनाते हैं। किसके द्वारा, माइक्रोस्पोर से। परागकण में एक प्रोथेलियस कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है और एक नाल कोशिका होती है। किसके अंदर बात करें, हम बात करें साइकस के अंदर। फिर बात करें हम इसके जो फीमेल पौधा होता है उसके बारे में। तो देखो इनमें किसी भी टाइप का शंकु नहीं बनता है, मेल में बनता है। इसके शीर्ष पे क्या होती है, मेगास्पोरोफिल का मुकुट बनता है। और मेगास्पोरोफिल के किनारों पे 2 से 6 क्या होते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। बीजांड ऋजु और एक अध्यावरणी और मोटी बीजांडकाय वाला होता है। जो इसके अंदर मेगास्पोरेंजिनेसिस के द्वारा बीजांड बना वो कैसा होता है, एक अध्यावरणी और मोटी बीजांडकाय का। बीजांडकाय में एक मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, फर्दर आगे सेम मेयोसिस करती है और क्या बनाती है, 4 मेगास्पोर्स बनाती है। क्या बनती है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाते हैं और बचता कितना है, सिर्फ एक। क्रियाशील मेगास्पोर से मादा युग्मकोद्भिद बनता है,
जिसमें क्या होते हैं 2 से 5 आर्किगोनिया बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 से 5 आर्किगोनिया बनते हैं। फिर बात करें हम परागण और निषेचन किसकी? परागण एवं निषेचन की। तो देखो, परागकण वायु द्वारा बीजांड के पराग कक्ष में होता है, यानी कि वायु द्वारा परागित होते हैं। क्या होता है इसमें? वायु परागकण। परागकण में जनन कोशिका क्या होती है? विभाजित होकर वृंत कोशिका और काय कोशिका बनाती है। कौन सी? जो इसके अंदर जनन कोशिकाएं बनी थी, किसके अंतर्गत? मेल के अंतर्गत। वो फर्दर आगे वृत कोशिका व काय कोशिका बनाती है। काय कोशिका से दो चल और बहु कशा भी क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और यहाँ क्या बने थे? सिर्फ एक मेगास्पोर बना था। उसी एक एक्टिव मेगास्पोर से 2 से 5 क्या बनते हैं? आर्किगोनिया बनते हैं। तो जब ये कह रहा है कि पराग नली फटती है तो शुक्राणु क्या करते हैं? आर्किगोनियम जो यहाँ बने थे उनके अंदर प्रवेश कर अंड से मिलकर क्या बनाते हैं? यूग्मनज या फिर जाइगोट बनाते हैं। साइकस में साइफोनोगेमिक और जूडोगेमिक दोनों प्रकार का निषेचन होता है। कितने प्रकार का? साइफोनोगेमिक एंड जूडोगेमिक दोनों प्रकार का क्या होता है? निषेचन होता है। फिर बात करें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, किसके अंतर्गत? साइकस के अंतर्गत। तो देखो, युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण में मूलांकुर, प्रांकुर और निलंबक और क्या होते हैं? 2 बीज पत्र होते हैं। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के साइकस के अंतर्गत। फिर सेकंड क्या होता है इसमें? बीजांड का क्या होते हैं? भ्रूणपोष बना देता है। और अध्यावरण क्या होते हैं? बीजावरण में बदल जाता है। बाहरी मांसल स्तर, मध्य पोषणीय स्तर और क्या बनता है? भीतरी मांसल स्तर बनाता है। कौन सा? जो अध्यावरण था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बीजावरण में। फर्दर आगे उसने बाहरी मांसल स्तर, मध्य का जो है पोषणीय स्तर होता है उसके अंदर एंड भीतर की जो मांसल स्तर है उसमें बदल जाता है। बीजांड व्रत आगे चल करके क्या बनाता है? बीज व्रत। और इस प्रकार बीजांड बीज में बदल जाता है, यानी कि जो इसका बीजांड होता है बीज में। फिर ये कह रहा है साइकस का बीज अनावृत, बड़ा और कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। अब अगर हम बात करें साइकस की फीमेल एंड मेल की, तो इसमें फीमेल क्या होती है? स्ट्रोबिलस होती है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप का जो है संकुल नहीं बनता है, बट मेल के अंदर जो है नर संकुल बनता है। फिर इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंड फर्दर आगे जो इसमें है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे क्या होता है? हमारे पास में हेप्लॉइड जो है माइक्रोस्पोर बनता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें फीमेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाती है? 4 मेगास्पोर्स बनाती है, बट 4 में से 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं एंड जो रिमेनिंग एक बचता है वो क्या करता है? 2 से 5 आर्किगोनियम बनाता है। क्या बनाता है? आर्किगोनियम। यानी कि इसमें क्या हो गए? हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया? एंथ्रोजोइड्स में। एंड मेगास्पोर क्या बनाए? एम्ब्रियोसेक के अंदर। एंथ्रोजोइड से फर्दर आगे क्या हुआ? मेल न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियोसेक से एग। इनमें क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन या फिर जिसे क्या कहते हैं? सिनयमी या फिर संयुग्मन। तो वो स्पोर्स बना 2s एंड एम्ब्रियो। उस जो स्पोर था वो आगे चलकर एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फर्दर आगे सीड में। क्या होगा? पूरा ये जो इसके अंदर है लाइफ साइकिल, सीड फर्दर आगे किस में कन्वर्ट हो गया? साइकस, यानी कि मेल में एंड फीमेल में। आपके क्वेश्चन में क्या था? साइकस के लाइफ साइकिल को कंप्लीटली आपको समझाना था, जो कैसा होता है? डिप्लॉइड हैप्लॉइड बोथ होता है, क्योंकि पहले जो है मेल एंड फीमेल जो है वो क्या थे? 2n थे। फर्दर आगे इनमें क्या हुआ? माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल, इन द्वारा क्या हुआ? मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर बने, जो कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो ये क्या है? डिप्लॉइड हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है किसकी? साइकस की, जो किसका सदस्य है? जिम्नोस्पर्म का। सेकंड हम बात करें इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसके बारे में, तो ये कह रहा है पाइनस की जो मादा शंकु होती है उसकी संरचना और मादा युग्म को के विकास को समझाना है। किसके अंतर्गत? इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखो, पाइनस क्या है? एक शंकुधारी क्या है? जिम्नोस्पर्म है। क्या है? शंकुधारी जिम्नोस्पर्म है। इसमें मादा
पाइनस एक शंकुधारी जिम्नोस्पर्म है। ये इसमें क्या होती है, मादा शंकु होती है, जो 2 से 3 साल में क्या होती है, परिपक्व होती है या फिर मैच्योर होती है। यानी कि पाइनस की जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको मैच्योर होने में 2 से 3 साल का क्या होता है, टाइम लगता है। फिर बात करें हम इसकी मादा शंकु की संरचना के बारे में, तो देखो टाइम कितना लगता है, 2 से 3 साल। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब प्रथम वर्ष होता है तो शंकु कैसा होता है, छोटा और किस कलर का होता है, लाल रंग या फिर हरे रंग का होता है। इसमें एक केंद्रीय अक्ष होता है। अक्ष पर सर्पिल कर में क्या होते हैं, सबपत्र या फिर जिसे क्या कहते हैं, वृत्त स्केल लगे होते हैं। प्रत्येक सबपत्र के कक्ष में एक बीजाणुधर सल्क या फिर ओविलिफेरस स्केल निकलता है। यह सबपत्र से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बीजाणुधर सल्क की ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, आधार के पास 2 बीजांड लगे रहते हैं। फिर ये कह रहा है कि इनका बीजांड कैसा होता है, अधोमुखी एक अध्यावरणी होता है। अध्यावरण के ऊपर एक पतला पंख बन जाता है। किसके, मादा शंकु की संरचना में। द्वितीय वर्ष में क्या होता है, निषेचन के बाद शंकु बड़ा होता है और कैसा हो जाता है, काष्ठीय हो जाता है। फिर तृतीय वर्ष में जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इसके जो है बीज परिपक्व होकर के मुक्त हो जाते हैं। किसके अंतर्गत, मादा शंकु के अंतर्गत। देखो ये क्या है, एलएस ऑफ फीमेल कोन, जिसमें सेंटर में क्या होते हैं, सेंट्रल एक्सिस। इसके बाहर की इस संरचना को क्या कहा जाता है, ब्रैक्ट स्केल। क्या कहा जाता है, ब्रैक्ट स्केल कहा जाता है या फिर सपत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सपत्र। क्या कहा जाता है, सपत्र कहा जाता है। इस आवरण को क्या कहा जाता है, बीजाणु दरसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजाणु दरसल। फिर यहीं से क्या हो जाता है, जब ये कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हीं में से जो है बीज मैच्योर होकर के मुक्त हो जाते हैं। किसके अंतर्गत, हम बात करे थे एलएस ऑफ फीमेल कोन के बारे में। फिर सेकंड ये कह रहा है कि मादा युग्मकोद्भिद के विकास को समझाइए। किसके, मादा युग्मकोद्भिद के विकास को समझाइए। तो देखो बीजांड के बीजांड काय में हाइपोडर्मल कोशिकाएं क्या करती है, मेगास्पोर मदर सेल कोशिका बनाती है। क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल कोशिका बनाती है, जिनमें फर्दर क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस। इससे रेखिक क्रम में क्या होते हैं, 4, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल थी, इनमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ और क्या बने, 4 हैप्लोइड जो है मेगास्पोर बने। क्या बने, मेगास्पोर। इनमें निचला मेगास्पोर क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी कि जो एक जो है कैसा रहता है, एक्टिव। एंड रिमेनिंग 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर ये कह रहा है क्रियाशील मेगास्पोर, ये जो क्रिया एक्टिव मेगास्पोर है ये क्या करता है, मुक्त केंद्रक विभाजन करता है। किसके अंतर्गत, इस एक्टिव मेगास्पोर के अंदर। बाद में इसके चारों ओर क्या होती है, कोशिका भित्ति बनने से बहुकोशिकीय क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद बन जाता है। ये भ्रूणपोष का कार्य करता है। युग्मकोद्भिद के बीजांडद्वारीय सिरे में 2 से 5 क्या बनते हैं, आर्किगोनिया बनते हैं। यानी कि फर्दर इससे क्या होते हैं, 2 से 5 आर्किगोनियम बनते हैं। प्रत्येक आर्किगोनियम में क्या होती है, एक अंड कोशिका होती है, एक वेंट्रनाल कोशिका और 8 क्या होती है, ग्रीवानाल कोशिकाएं होती है। आर्किगोनियम के ऊपर एक ग्रीवा कक्ष होता है। क्या होता है, ग्रीवा कक्ष। परागकण के बाद परागकण के बाद जो परागकण होते हैं वो इसी कक्ष में अंकुरित होते हैं। किसमें, ग्रीवा कक्ष के अंदर जो परागण होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। पाइनस में शुक्राणु क्या होते हैं, चल या फिर गतिशील नहीं होते हैं, यानी कि अचल होते हैं। और परागनली द्वारा क्या होते हैं, जो अंड होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, यानी कि एग तक। इस प्रकार मादा एवं उद्भिद निषेचन के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन था पाइनस की मादा शंकु की संरचना में आपको इसका जो टीएस है किसका, मादा शंकु का, वो आपको ऐड करना है। देन आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना है कि मादा उद्भिद का विकास कैसा होता है उसके बारे में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो किससे रिलेटेड है, यूनिट नंबर 5, जहाँ हमें बताना है गिनेटोफाइटा के बारे में एंड आपको बताना था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और उसके जो है जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में बताना था किसके अंदर, यूनिट 5 के अंतर्गत, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एफेड्रा के नर व मादा शंकु की तुलना करनी है और जो नीटोफाइटा होते हैं उसको जिम्नोस्पर्म और आवृतबीजी के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, एफेड्रा नीटोफाइटा का सदस्य है, किसका, नीटोफाइटा का। किसका सदस्य है, नीटोफाइटा का। और ये क्या है, एक मरुस्थलीय झाड़ी है। किसका सदस्य है, नीटोफाइटा का। और क्या है, ये एक मरुस्थलीय झाड़ी है। फिर हमें डिफरेंस किसके बीच में बताना था, तो इसके मेल कोन एंड फीमेल कोन के बारे में, किसके, मेल कोन एंड फीमेल कोन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट इसमें आपको बताना है इनकी पोजीशन, यानी कि प्लांट जो होता है उसमें ये किस स्थिति में पाए जाते हैं, कौन, मेल कोन हो या फिर फीमेल कोन, इसकी स्थिति के बारे में बताना है। तो देखो, जो नर शंकु होता है वो कहाँ पाया जाता है, पर संधियों पर पाए जाते हैं। बट कैसे पाए जाते हैं, एज अ पेयर के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, एज अ पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो वही मादा शंकु क्या होते हैं, पाए तो ये भी पर संधियों में जाते हैं, बट ये क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल। जो मेल कौन होता है वो पेयर में रहते हैं एंड फीमेल कौन होते हैं वो कैसे रहते हैं, एज अ अकेले रहते हैं या फिर सिंगल होते हैं। फिर बात करें हम इसके आकार की, किसके, मेल कौन एंड फीमेल कौन की जो है आकार की बात करें, तो इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। और जिसमें 4 से 8 जो पेयर में क्या होते हैं, सपत्र होते हैं, क्या होते हैं, ब्रैक्ट होते हैं। मादा शंकु एज कंपेयर टू जो नर शंकु उससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एंड इनमें कितने जोड़ी सपत्र होते हैं, तो 2 से 3। एंड इसमें 4 से 8 जोड़ी क्या होते हैं, सपत्र होते हैं। फिर बात करें हम इसकी संरचना की, किसकी, नर शंकु और मादा शंकु की संरचना की, तो देखो, इसके प्रत्येक सपत्र के कक्ष में एक नर पुष्प होता है। किसके, नर शंकु के। उस पुष्प में 2 से 8 क्या होते हैं, पुंकेसर और 2 क्या होते हैं, सपत्रक होते हैं। क्या होते हैं, 2 सपत्रक। इसमें तो देखो, इसमें भी इसके प्रत्येक कक्ष में क्या होगा, एक जो है फीमेल फ्लावर होगा, एक बीजांड होगा। बट यहाँ कितने पुंकेसर थे, 2 से 8। और एक ही क्या होगा, अध्यावरण होगा। सपत्र कितने होंगे, 2। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं हम, फीमेल कोन के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम बीजांड की, तो बीजांड क्या है, नर शंकु में अनुपस्थित होता है, फीमेल में क्या होता है, उपस्थित होता है। जो कैसा होता है, रेजु प्रकार का बीजांड होता है और क्या होता है, एक अध्यावरणी होता है। फिर बात करें परागन की, तो जो नर शंकु होता है वो क्या बनाते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। एंड जो फीमेल कोण होते हैं या फिर मादा शंकु, वो उन पराग कणों को ग्रहण करने का काम करती हैं। फिर इसी का हमारा सेकंड पार्ट था कि न्यूटोफाइटा को जिम्नोस्पर्म और आवर्तबीजी के बीच की कड़ी क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। तो देखो, जो जिम्नोस्पर्म लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं कि इसमें बीज अनावृत होते हैं, बीजांड जो होता है वो ऋजु प्रकार का होता है, आर्किगोनिया क्या होता है इसमें उपस्थित होता है, और परागकण के द्वारा इसमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो वायु के द्वारा परागित होते हैं। फिर बात करें हम आवर्तबीजी लक्षण की, तो कह रहा है कि इफेड्रा और नीटम में वाहिकाएं क्या होती है, वेसल्स उपस्थित होती है। नीटम में ही पत्तियां कैसी होती है, चौड़ी होती है, जालिका व्रत उनका शिराविन्यास होता है। और इफेड्रा में क्या होता है, दो रानी सेचन, जनरली दो रानी सेचन किसके अंतर्गत होता है, आवर्त बीजों की जो है विशेष अंग है। तो ये कह रहा है कि इनकी पुष्प जैसे संरचना, नर नर पुष्प में क्या होता है, परिदल पुंज, और मादा पुष्प में क्या होता है, अध्यावरण नलिकाकार। तो जो नीटम होता है वो भ्रूण पुष्प जो उसमें बनता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद बनता है, किसमें, नीटम में। इन्हीं कारणों के कारण जो है नीटोफाइटा को जिम्नोस्पर्म और
आवर्तबीजी के बीच में माना गया, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इसके किससे शो करते हैं, जिम्नोस्पर्म से, एंड कुछ किससे करते हैं, आवर्तबीजी से, यानी कि दोनों के बीच का किसे माना गया है, एसेट्रा या फिर नीटम को। फिर हमारी यूनिट जो 5 थी उसके अंतर्गत अथवा में जो क्वेश्चन है वो था कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना था। देखो, फर्स्ट हम बात करें ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व की, तो देखो ये पारिस्थितिकी किस प्रकार महत्व है, तो देखो स्पेग्नम पर ये क्या करते हैं, जल धारण करके मृदा अपरदन को रोकते हैं, इसको रोकते हैं मृदा अपरदन को। सेकंड, ये क्या करते हैं, पीट बनाते हैं, जो क्या है एक महत्वपूर्ण ईंधन है। फिर ब्रायोफाइट्स नग्न चट्टानों में उग करके क्या करते हैं, मृदा निर्माण यानी कि सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। अतः ये क्या करते हैं, अनुकर्मण में अग्रगामी पौधे होते हैं, वो कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स। फिर नेक्स्ट हम बात करें औषधि उपयोग की, तो मार्केंशिया का उपयोग किसमें किया जाता है, यकृत संबंधी रोगों में। और पॉलीट्राइकम का उपयोग क्या किया जाता है, बालों के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम ब्रायोफाइटा यानी कि संकेतक के रूप में, तो ये क्या करते हैं, वायु प्रदूषण विशेष रूप से जहाँ पे एसओ2 सल्फर पाई जाती है उसके लिए संकेत कौन देते हैं, ब्रायोफाइट्स। फिर बात करें बागवानी की, तो स्पेग्नम अपनी उच्च जल अवशोषणता के कारण नर्सरी पौधों में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर नमी बनाए रखने हेतु उपयोग लिया जाता है, कौन, स्पेग्नम का, कैसे, बागवानी के रूप में। फिर बात करें हम टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व की, तो भोजन के रूप में जो मार्सेलिया होते हैं इनके स्पोर का तथा सेरेटोप्सीज की पत्तियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। औषधि महत्व, तो एडेंटम का उपयोग कैसे किया जाता है, कफनाशक के रूप में। डायप्ट्रीज का उपयोग कृमिनाशक के रूप में। एंड लाइकोपोडियम का जो उपयोग है वो बीजाणु का, जो लाइकोपोडियम के बीजाणु होते हैं उनका उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है, किसमें किया जाता है, होम्योपैथी के रूप में। फिर बात करें हम सजावटी पौधों में किसके, टेरिडोफाइट्स के, तो जो फर्न होते हैं, सिलेंड्रियन होते हैं, इनका उपयोग क्या कहते हैं, सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। फिर बात करें हम जैव उर्वरक के रूप में टेरिडोफाइटा का महत्व, तो अजोला जो होता है वो फर्न एनाबिना शैवाल के साथ क्या करते हैं, सहजीवन करके धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसके प्लांट्स आते हैं, टेरिडोफाइटा के, यानी कि एजोला, एनाबिना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। फिर बात करें कोयला भंडार में, तो प्राचीन काल टेरिडोफाइट्स है, तो महाकल्प के अंदर जो है आगे जो पहले जो एक युग था, जो फर्दर किसको किसके लिए माना जाता है, टेरिडोफाइट्स के लिए, तो उसके अंदर क्या है, विशाल वृक्षीय फर्न आज के बिटुमिनस कोयले के रूप में मुख्य स्रोत है, किसके अंतर्गत, टेरिडोफाइटा के अंदर। फिर बात करें हम जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में, किसके, जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में। तो देखो जिम्नोस्पर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इमारती लकड़ी में, कागज उद्योग में, रेजिन व तेल में, भोजन स्रोत के रूप में, एंड लास्ट में इसके इसके औषधि महत्व के रूप में किसका यूज किया जाता है, जिम्नोस्पर्म का। फर्स्ट देखो ये कह रहा है पाइनस ऑफ सिट्रस, जिसे क्या कहा जाता है, देवदार, और सिकोया से अत्यंत मजबूत और टिकाऊ लकड़ी मिलती है, जो किसकी है, जिम्नोस्पर्म की, यानी कि अनावर्तबीजी प्लांट्स है। फिर बात करें कागज उद्योग, तो ये कह रहे हैं पाइनस और पिक्सिया की लकड़ी से उच्च गुणवत्ता वाली क्या होती है, लुगदी बनाई जाती है, जो जिससे क्या बनाए जाते हैं, कागज निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें रेजिन एंड तेल, तो चीड़ से क्या होता है, चीड़ किसे कहते हैं, पाइनस को, इससे टारपिन का तेल और रेजिन प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भोजन स्रोत, यानी कि पाइनस ग्रेडियाना के बीजों को चिलगोजा के रूप में खाया जाता है, और साइकस के स्टार्च तने से साबूदाना बनाया जाता है। जो आप साबूदाना जनरली खीर के रूप में खाते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में साइकस के तने से क्या होता है, स्टार्च जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, साबूदाना। फिर बात करें हम औषधीय महत्व की, तो इफेड्रा से इफेड्रिन दवा होती है जो क्या होते हैं, खांसी के रूप में और दमा के उपचार के रूप में कार्य ली जाती है। और टेक्सस से टेक्सोल दवा बनाई जाती है, जो किसके उपचार में यूज की जाती है, तो कैंसर के रूप में उपचार की जाती है। यानी कि हमें बताना था कि जो है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व के बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखो
हमारे पास कितनी यूनिट थी? 5 यूनिट थी। 5 यूनिट में पार्ट बी से कितने क्वेश्चन थे? 10। बट इन 10 में से आपको कितने अटेंड करने हैं? कोई 5 कौन से? जैसे पर क्वेश्चन के रूप में आपको 2 क्वेश्चन है, उसमें से 1 को अटेंड करना है। तो ये हमारा मॉडल पेपर था किसका? जेएनयू वीसी सेकंड सेम बॉटनी का।